हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीव का केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री क्लास टेंथ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, पार्ट 2। ठीक है ना। पार्ट 1 आपके पास जा चुका है, जिसमें धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु के बारे में आपको बताया जा चुका है। आज हम उसी से संबंधित कुछ अन्य परिभाषाएं लेकर आए हैं आपके लिए, जो है तो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो जो हमारी अगली है हेडिंग है, उसको कहते हैं संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण माने मतलब होता है कि धीरे धीरे किसी भी मेटल का, धातु का समाप्त होना, खत्म होना, है ना। धीरे धीरे समाप्त होती जाए, खत्म होती जाए, उसे हम संक्षारण कहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि आपके घर में या आपके मकान में लोहे के गेट लगवाए जाते हैं, और जब लोहे के गेट में क्या होता है, जैसे धुलाई उलाई होती रहती है फर्श वगैरह की, तो नीचे साइड से धीरे धीरे गलना चालू हो जाते, खत्म होना चालू हो जाते हैं, है ना। निचली साइड से क्या होता है, उनका धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाते हैं। जंग लगना, जिसे कहते हैं कि लोहे में जंग लगना, है ना। तो जंग लगने से क्या होता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाते हैं और समाप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब वो खत्म हो गए, समाप्त हो गए, तो उसी क्रिया को कहते हैं संक्षारण, ठीक है ना। इसके अलावा आपके घर में पीतल के बर्तन वगैरह होंगे। पीतल के बर्तनों में आप देखते हैं कि हरे पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं, है ना। क्या बन जाते हैं? हरे पीले रंग के धब्बे बन जाते हैं। इन्हें हम कहते हैं संक्षारण, ठीक है ना। तो आइए डेफिनेशन क्या लिखते हैं। बहुत छोटी सी डेफिनेशन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि बहुत छोटी छोटी नन्ही नन्ही डेफिनेशन आपके लेकर आएंगे। तो लिख सकते हैं क्या? नम वायु की उपस्थिति में, नम वायु की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे, नम वायु की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है, ठीक है ना। नम वायु की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना संक्षारण कहलाता है। ठीक है। नम वायु यानी पानी हो, नमी हो, हवा हो, तो जो है जंग लगना या धातु का धीरे धीरे खत्म होना संक्षारण कहलाता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि आपके माँ हैं, माता जी जो हैं, वो चांदी के आभूषण पहनती हैं। वो आभूषण धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, काम करते करते ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है ना। और जब उनकी धुलाई की जाती है तो उनका थोड़ा सा वजन कम हो जाता है। ये कहलाता है संक्षारण। क्या कहलाएगा भैया? संक्षारण। तो धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना, समाप्त होना, यानी नम वायु की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, पीतल पर हरे धब्बों का बनना। ये हमारे दो संक्षारण के प्रमुख जो है क्या है, उदाहरण है। तो एक बार फिर से, नम वायु की उपस्थिति में धातु का धीरे धीरे क्षय होना, नष्ट होना संक्षारण कहलाता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब जब संक्षारण हो रहा है तो उसको बचाया कैसे जा सकता है, तो हेडिंग डालेंगे संक्षारण की रोकथाम। यानी धातु को, हमारे गेट को, चूंकि बहुत सारा पैसा लग जाता है ना, है ना। अब पैसा भी लग जाए और धातु हमारी नष्ट हो जाए तो हमें थोड़ा सा दुख होगा,
ठीक है, नुकसान हो जाएगा। तो उसको कैसे बचाया जा सकता है? तो देखिए क्या कह सकते हैं कि धातुओं को संक्षारण से निम्न विधियों द्वारा, धातुओं को संक्षारण से निम्न विधियों द्वारा बचाया जा सकता है। धातुओं को संक्षारण से निम्न विधियों द्वारा बचाया जा सकता है, यानी धातुओं को नष्ट होने से निम्न विधियों द्वारा बचाया जा सकता है। कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं? नंबर 1 है कि धातुओं पर पेंट करके, है ना, लोहे वगैरह की गेट होते हैं, पेंट आते हैं, अच्छे अच्छे कलर आते हैं, नीले पीले हरे काले नीले, उन सब का अगर हम पेंट कर देते हैं तो फिर जो जंग लगने की प्रक्रिया है वो थोड़ा धीमी हो जाती है और हमारा गेट सालों साल तक सुरक्षित बचा रहता है। नंबर 2 है तेल लगाकर। अगर हम लोहे के पात्र में, बर्तन में, गेट में अगर हम तेल भी लगा देते हैं तो जो है वो भी क्या हो जाता है भैया, वो भी जंग को लगने से बचाता है। नंबर 3 है ग्रीस लगाकर। ग्रीस लगाकर भी बचा जा सकता है संक्षारण से। नंबर 4 है क्रोमियम लेपन लगाकर। क्रोमियम लेपन लगाकर भी बचा जा सकता है, यानी धातुओं को बचाया जा सकता है, उनको संक्षारित होने से, उन्हें नष्ट होने से बचाया जा सकता है। ठीक है ना, आई बात समझ में? हाँ, अब थोड़ा इसको भैया इंक डाल लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ये तो था धातुओं के संक्षारण के बारे में। अब इसी चैप्टर से संबंधित हम लोग चलते हैं धातुओं के निष्कर्षण। तो इसको हम समाप्त करते हैं और अगली हेडिंग पे चलते हैं। आपका समय बर्बाद नहीं होगा, बस आपको क्या करना है, यूट्यूब चैनल जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पर बने रहना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये धातुओं का निष्कर्षण, हेडिंग हमारी होगी धातुओं का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, धातुओं का निष्कर्षण। ठीक है ना। तो धातुओं का निष्कर्षण हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो उससे पहले हम लोग ये भी जान लेते हैं, अब धातुएं मतलब निष्कर्षण, जैसे कि लोहा हमारा होता है, सोना होता है, चांदी होता है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, इन सब सारी धातुओं का उपयोग हमारे जीवन में किया जाता है, इनका उपयोग हम लोग करते हैं दैनिक जीवन में। तो कह रहा है आगे क्या कर सकते हैं कि कैसे इनको बचाएं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि धातुएं हमें मिलती कहाँ से हैं और किस रूप में मिलती हैं। धातुएं हमें मिलती कहाँ से हैं और किस रूप में मिलती हैं, इन सब बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो नंबर 1 पर हम चलते हैं, नोट नंबर 1। सबसे पहले लिखते हैं नोट नंबर 1। क्या है भैया नोट नंबर 1? कि कहता है कि जो हमारे मेटल्स हैं वो नेचर में 2 रूपों में पाई जाती हैं। तो लिख सकते हैं प्रकृति में, प्रकृति में धातुएं, ठीक है ना, प्रकृति में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। 2 अवस्थाओं, प्रकृति में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। प्रकृति में धातुएं 2 अवस्थाओं में पाई जाती हैं। नंबर 1 मुक्त अवस्था में, फ्री स्टेट, मुक्त अवस्था में। अब मुक्त अवस्था में, मुक्त का मतलब किसी के साथ जुड़ी हुई नहीं होंगी, स्वयं अकेली पाई जाएंगी, किसी से कोई मतलब नहीं होगा, भाई बहुत सीधा साधा बच्चा आपकी तरह, वो होती है मुक्त अवस्था।
यानी किसी से कोई बातचीत नहीं, आए अपना स्कूल आए, पढ़कर चले गए, अपने घर पहुंच गए, घर बैठे अपनी तैयारी कर रहे हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है ना, तो उसे हम कहते हैं मुक्त अवस्था। तो लिख सकते हैं कि वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं, वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं मुक्त अवस्था, वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। वे धातुएं जो कम क्रियाशील होती हैं मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, फ्री स्टेट में पाई जाती हैं, अर्थात वो किसी के साथ कोई संयोग नहीं बताती। अब कौन कौन सी हो सकती हैं, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, एटीसी। सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम यानी चांदी, सोना और प्लेटिनम, ये धातुएं बहुत ही कम क्रियाशील होती हैं और ये नेचर में यानी पृथ्वी के अंदर फ्री अवस्था में पाई जाती हैं। ठीक है ना, तो ये तो था मुक्त अवस्था में। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2। नंबर 2 है हमारा संयुक्त अवस्था में। संयुक्त अवस्था में, ठीक है ना, जॉइंट में, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं कि वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं, यानी क्रियाशील होती हैं, नॉर्मल नहीं बैठती, तो जब क्रियाशील होंगी तो वो किसी न किसी के साथ संयोग कर लेंगी और संयोग करके नया उत्पाद भी बना सकती हैं। संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। ठीक है ना, वे धातुएं जो अधिक क्रियाशील होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, जैसे कि आयरन है, जिंक है, कॉपर है ना, आयरन है, जिंक है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ETC आदि। ये धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ये किसी न किसी के साथ में ज्वाइंट होती है नहीं। ठीक है ना, तो ये था मुक्त और संयुक्त दोनों के बारे में बात करते हैं। आगे चलते हैं नोट नंबर 2 पर, तो इसको पहले साफ कर लेते हैं। नोट नंबर 2 पर देखते हैं क्या है। नोट नंबर 2 कह रहा है कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं, कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो प्रकृति में मुक्त व संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है ना, फ्री लिविंग, नेचर में फ्री भी मिलती हैं और किसी के साथ ज्वाइंट भी मिलती हैं। तो जो प्रकृति में मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं वो कहलाती हैं, कौन कौन सी धातुएं होती हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा आयरन, कॉपर और सिल्वर। ये धातुएं फ्री अवस्था में भी मिलती हैं और संयुक्त अवस्था में भी मिलती हैं, दोनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं।
तो इन धातुओं को हम लोग क्या कहते हैं कि मिश्र धातुएं कह सकते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं नोट नंबर 3 में। नोट नंबर 2 हो गया। अब आप ये कहेंगे सर तो नोट ही नोट दिखाते जा रहे हैं और अभी तो सिलेबस मेरा चालू नहीं किया। तो भैया ये बहुत बढ़िया चीज़ है नोट लिखना। नोट से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, आपको मैंने बताया। और आगे जो चल रहे हैं तो उसके आगे का जो टॉपिक है नंबर 3 पे कह सकते हैं कि भूपरपटी पर, भूपरपटी पर, ठीक है ना, भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला, ठीक है ना, भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व, अधातु तत्व यानी भूपरपटी मतलब जमीन की सतह पर, ऊपरी परत पर, जमीन की मिट्टी के ऊपरी परत पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व। धातु होता अलग बात होता, अधातु तत्व ऑक्सीजन है। क्या है भैया? ऑक्सीजन है, O। ये भूपरपटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। नोट नंबर 4, ठीक है ना। नोट नंबर 4 पर हम लोग चलते हैं। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो एल्यूमिनियम होती है। क्या होती है भैया? सर्वाधिक मात्रा में जो धातु पाई जाती है वो एल्यूमिनियम होती है, ठीक है ना। तो इसको अब हम साफ करते हैं। ये तो था नोट की बात। आगे चलते हैं कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन में। खनिज, मिनरल्स, ठीक है ना। खनिज क्या होते हैं? खनिज क्या होते हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मैंने कहा ना बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन आपके लिए लाए हैं और बट है बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो खनिज के बारे में बात करें तो लिख सकते हैं, इसकी बहुत छोटी सी डेफिनेशन है। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त कोई भी पदार्थ, पृथ्वी के अंदर से प्राप्त कोई भी पदार्थ, है ना। पृथ्वी के अंदर से प्राप्त कोई भी पदार्थ कैसा भी मिले, मिट्टी की खुदाई करके जमीन के अंदर से, जैसे आपने नाम सुना कोयले की खान, सोने की खान, चांदी की खान, हीरे की खान, है ना। तो पृथ्वी के अंदर से प्राप्त कोई भी पदार्थ वो जिस अवस्था में मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, खनिज कहलाता है। खनिज कहलाता है, ठीक है ना। पृथ्वी के अंदर से कोई भी पदार्थ प्राप्त होता है, वो चाहे जैसे अवस्था में प्राप्त हो, जिस रूप में प्राप्त होता है, वो हमारा खनिज कहलाता है। क्या कहलाएगा भैया? खनिज कहलाएगा, ठीक है ना। अथवा एक तो ये डेफिनेशन हो जाती है। दूसरी डेफिनेशन हम आपको देने वाले हैं। प्रकृति में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, प्रकृति में धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं, जिस कंडीशन में पाई जाती हैं,
खनिज कहलाते हैं। खनिज कहलाते हैं। दोनों परिभाषाएं आपकी बहुत सिंपल सी हैं, बहुत छोटी छोटी सी हैं, तो आपको जो इनमें से सस्ती लगे या जो आपकी समझ में आ रही हो उसे आप याद कर सकते हैं। पृथ्वी के अंदर से पाई जाने वाली कोई भी धातु, कोई भी पदार्थ खनिज कहलाता है, अथवा धातुएं जिस रूप में पाई जाती हैं वो कहलाती हैं खनिज। अब हम लोग चलते हैं अगली हेडिंग। बहुत छोटी छोटी डेफिनेशन है बट बहुत जरूरी है। अयस्क, ओर्स, अयस्क की बात करते हैं। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण, ठीक है ना, वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक एवं कम खर्चे में किया जाता है। वे खनिज जिनसे धातु का निष्कर्षण सरलता पूर्वक एवं कम खर्चे में किया जाता है, ठीक है ना, कम खर्चे में किया जाता है या किया जा सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे भैया? अयस्क कहलाते हैं। यानी जो भी खनिज पृथ्वी के अंदर से जो भी मिलेगा सब खनिज है, लेकिन अयस्क उसी को कहेंगे जिससे कम खर्चे में ज्यादा मात्रा में, यानी लागत हमारी 10 रुपए लगे और प्रॉफिट हमारा 100 रुपए का हो जाए, है ना, लागत 10 रुपीज और प्रॉफिट जो है हमारा 100 रुपए का हो जाए, कम खर्चे में ज्यादा माल मिल जाए, उसे हम अयस्क कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे? अयस्क कहेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि अयस्क कितने टाइप के होते हैं? ऑक्साइड अयस्क नंबर 1 पर ऑक्साइड अयस्क हैं और इनके एग्जाम्पल लिखते जाएंगे। जैसे कि बॉक्साइट है, इससे एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और इसका सूत्र होता है Al2O3 × 2H2। हेमेटाइट है, इसका सूत्र होता है Fe2O3, हेमेटाइट। ठीक है ना, ये ऑक्साइड अयस्क चल रहे हैं। पायरोलुसाइट है, पायरोलुसाइट है, सूत्र होता है MnO2। ठीक है ना, पायरोलुसाइट है, MnO2 होता है। जिंकाइट है, ZnO होता है। और क्यूप्राइट है, Cu2 होता है। तो ये नंबर 1 थे ऑक्साइड अयस्क के बारे में बताया। इसके आगे दूसरे अयस्क भी पाए जाते हैं, उनको लिखते हैं। ये एग्जाम्पल है और इनके सूत्र भी आपको याद होना चाहिए कि ऑक्साइड अयस्क के अंतर्गत कौन आता है। नंबर 2 पर देते हैं कार्बोनेट सल्फाइड अयस्क। नंबर 2 पर चलते हैं, सल्फाइड अयस्क। इसमें कौन कौन आते हैं? जैसे कि आपका है कॉपर पायराइट,
कॉपर पायराइट, सूत्र होता है CuFeS2। ये कॉपर पायराइट है। आयरन पायराइट FeS2 होता है। गैलेना होता है, PbS होता है। जिंक ब्लेंड ZnS होता है। तो ये हमारे सल्फाइड है, इसके कुछ और भी होते हैं, लेकिन हमने आपको सिर्फ वही लिखा रहे हैं जो मुख्य है, प्रमुख है। कार्बोनेट एस, कार्बोनेट एस के बारे में देखते हैं। कैलामाइन है, ZnCO3 सूत्र होता है। मैग्नेसाइट MgCO3 सूत्र होता है इसका। तो ये थे भैया एस, जो उनके कुछ टाइप्स थे। अब एक नोट पर चलते हैं। आप भी कहेंगे सर नोट बहुत लिखाते हैं, लेकिन जानकारी बहुत जरूरी होती है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्या कह रहे हैं? सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्कों को खनिज कहा जा सकता है, लेकिन सभी खनिजों को अयस्क नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अयस्क उन्हीं से को कहते हैं जिनसे कम खर्चे में और सरलता पूर्वक बड़ी आसानी से धातु प्राप्त किया जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। और सारे खनिजों से धातु का निष्कर्षण संभव नहीं है। अगर संभव किया जाएगा तो पता लगा 10 रुपए प्रॉफिट और खर्चा हमारा 100 रुपए हो गया। ठीक है ना, ये होता है। इसके बाद में चलते एक छोटी सी डेफिनेशन हमारे लिए बचती है आज के इस टॉपिक में। वो क्या है कि गैंग या आधात्री बोलते हैं। गैंग और मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है ना, मैट्रिक्स, गैंग और मैट्रिक्स। गैंग तो आप लोग जानते होंगे, कह रहे होंगे सर गैंग यानी गुंडागर्दी वाली बातें करते हैं, है ना। गैंग किसको कहते हैं? उसी को कहते हैं ना, गुंडागर्दी को। इम्प्योरिटी, जो समाज में अशुद्धियां व्याप्त होती हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? गैंग। तो उसी से संबंधित है। क्या है डेफिनेशन? लिख सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू आदि अशुद्धियां अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू आदि अशुद्धियां गैंग कहलाती हैं। ठीक है ना, अयस्क में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू
आदि अशुद्धियाँ जो होती हैं, इम्प्योरिटीज जो होती हैं, वो क्या कहलाती हैं भैया? गैंग कहलाती हैं। ठीक है ना। तो ऐसे में उपस्थित मिट्टी, कंकड़, बालू, अशुद्धियाँ जितनी भी होती हैं वो सब क्या कहलाएंगी? गैंग कहलाएंगी। ठीक है ना। तो दोस्तों, फ्रेंड्स, आज के लिए इस टॉपिक में इतना ही। ठीक है ना। इसके आगे का टॉपिक जो होगा वो आपको अगले दिन यानी अगले टर्न पर पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बने रहिए जीविका केमिस्ट्री क्लासेस पर और आपको फ्री में सारी प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।